हेलो बच्चों, हम लोग आज फिर आपके पास आए हैं एक नया क्लास लेकर नए तरीके से। और आज हम लोग पढ़ेंगे आपको जो पिछले क्लास में हमने पढ़ा है। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि अवापसिल विलय के लिए रॉल्ट का नियम पढ़ा था हमने बाबू। रॉल्ट का नियम पढ़ा था, अवापसी विलय के लिए रॉल्ट का नियम। यानी कि अब हमने पढ़ा था रे बाबू अवापसी विलय के लिए रॉल्ट का नियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके आधार पे हम लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल बनाएंगे। देखिए आप लोग 8 से 9 लाइव होने का कोशिश करें। हमने प्रीमियर लाइव इसलिए कर रहे हैं कि हमारे और आपके बीच में एक बंधन बन जाए। जब बंधन बनेगा तो आपको समझ में अच्छी तरह से आएगा। ऐसे देखिए, आपको एक बंधन हम बनाना चाहते हैं आपके और हम के बीच में, मेरे और आपके बीच में एक बंधन बनना चाहिए। अब ढंग से सुनिए, आप यहाँ पे अवापसील विलय के लिए रॉल्ट का नियम हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। अब देखिए अवापसील विलय क्या है। तो अवापसील विलय क्या है भैया? तो अवापसील विलय क्या है जल्दी बताइए। तो ये क्या है? मान लीजिए कि ये रॉल्ट का नियम जो होता है, पहले भी बात कर चुके हैं कि रॉल्ट का नियम केवल बिलियन के लिए होता है। केवल किसके लिए होता है? तो बिलियन के लिए होता है। अब आप बताइए कि बिलियन में दो चीज होता है, एक विलायक होता है और एक विलय होता है। दिमाग में बिठाइए आप, ये विलायक और विलय मिलकर के हमारा बिलियन होगा। अब देखिए हम लोग हम रॉल्ट का नियम पढ़ रहे हैं उसके लिए जिसमें विलय हमारा कैसा है? अवापसील है। यानी कि ये भाप नहीं बनता है, ये वाष्प में नहीं जाएगा। सर ये क्या क्या हो सकता है? तो ऐसा ठोस हो सकता है जैसे यूरिया हो जाएगा, जैसे ग्लूकोज हो जाएगा। कुछ भी चीज जो हम डालेंगे वो भाप नहीं बनेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे अवापसील विलय। और आपको पहले ही बोल चुके हैं कि अवापसील विलय जो होता है वो भाप में नहीं बनता है और इनको जाने भी नहीं देता है। विलायक की भी प्रवृत्ति को क्या कर देता है? रोक देता है। ना तो ये विलय खुद जाता है भाप में और न ही विलायक को जाने देता है, जिसके चलते विलायक का भी वाष्प दाब में कमी हो जाता है। बहुत ही बुरी चीज, ये बहुत ही बुरी चीज है आपका एग्जाम के लिए कि जब अवापसील विलय डालते हैं तो क्या होता है। तो अवापसील विलय डालेंगे तो क्या होगा कि ये क्या करता है कि भाप नहीं बनता है, वाष्प नहीं बनता है और बनने भी नहीं देता है। तो बनने भी नहीं देता है जिसके चलते वाष्प दाब में क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। तो आपका ये ऑब्जेक्टिव में भी सवाल डालेंगे कि यूरिया और ग्लूकोज या अवापसील विलय डालेंगे तो वाष्प दाब में क्या हो जाएगा? तो कमी हो जाएगा। अब रही बात कि सर कितना कमी होगा, ये दिमाग में बिठाना है बाबू, कितना कमी होगा। यही चीज आज हम लोग बात करने वाले हैं कि वाष्प दाब में कितना कमी होगा। अच्छा देखिए, हम लोग पिछले क्लास में कि वाष्प दाब में देखिए, मतलब पिछले लेक्चर में आप 15 में अगर आप जाइएगा तो देखिए हम लोग आपको बता चुके हैं कि 15 लेक्चर में हमने क्या बोला है। आप बार बार बोल रहे हैं बाबू कि जब भी जैसे मान लो आज देख लिए, ठीक है आज देख लिए, लेकिन अगर ये इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो ठीक 15 को देखिए, आप लेक्चर 15 को देखिए। और इसके लिए आप सभी लोग मेरे चैनल को विनय केमिका पॉइंट, ये मेरा चैनल का नाम है विनय केमिका पॉइंट। आप ये विनय केमिका पॉइंट है। आपको कहीं फेसबुक और ये आपको व्हाट्सएप पे जाने की जरूरत नहीं है, किसी चीज का कोई मैसेज की जरूरत नहीं है। आप अपने YouTube में इसको सर्च मारिएगा विनय केमिका पॉइंट को, तो सिर्फ मेरा ही चैनल खुलेगा, दूसरा कोई चैनल नहीं खुलेगा। इस टाइप का इसका कोई चैनल है ही नहीं। आप ये चैनल खोलिए और इस चैनल से आप जितना मेरा वीडियो है सारा वीडियो को आप देख लीजिए। आप इसके लिए सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए हम लोग बात कर रहे हैं बाबू, हम लोग
बात कर रहे हैं आपको कि आपके बीच में कि हमने अवाष्पशील विलय डाला, ठीक है। हमने क्या किया, एक द्रव लिया है जो वाष्पशील है। देखिए यहां पे ध्यान से सुनिए, एक द्रव लिया है जो वाष्पशील है। अब ये वाष्प बन रहा है, ठीक है, वाष्प बन रहा है, ये वाष्प बन रहा है, यहां पे वाष्प बन रहा है। लेकिन जैसे ही हम अवाष्पशील विलय डाल देंगे, अवाष्पशील विलय डाल देंगे तो इसके वास्तव में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। यानी कि यदि अगर हम मान लें कि ये पी नॉट अगर हम विलय नहीं डाले थे तो उस समय इसका वाष्पदाब जो होगा उसको बोलेंगे पी नॉट। क्या बोलेंगे, पी नॉट। यानी कि शुद्ध विलायक का वाष्पदाब, शुद्ध विलायक का वाष्पदाब। अच्छे, अब हमने क्या किया कि विलय डाल दिया। हम क्या कर रहे हैं, ये पिछले क्लास की चीज हम बात कर रहे हैं। ये सारा चीज हमने लेक्चर 15 में हमने सारा लेक्चर को सबको बात कर चुका है। लेक्चर 16 में सारा बात कर चुका है। लेक्चर 16 में हमने सारा ये सब के बारे में बात किया है। फिर से आप इसको देखें। अब हमने अवाष्पशील विलय डाला, तो जैसे विलय डाला तो इसका उड़ने की क्षमता क्या हो गया, कम गया। और जैसे उड़ने की क्षमता कम गया बाबू, तो उड़ने की जैसी क्षमता कम गया रे बाबू, तो क्या होगा आप ही बताओ। इसका उड़ने का क्षमता जैसे ही कम हो गया तो इसके वाष्पदाब में कमी नहीं होगा, यहाँ पे भापे नहीं रहेगा, तो दबाएगा कैसे, वाष्पदाब में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। तो कमी होगा तो उसको हम लोग विलायक और विलय दोनों मिल गए तो उसको क्या बोलेंगे, विलयन। और विलयन को सूचित करेंगे पीएस। क्या सूचित करेंगे, पीएस। यानी कि विलयन का वाष्पदाब, विलयन का वाष्पदाब। अब देखिए, आप बताइए, ये पी नॉट हो गया, ये पीएस हो गया। अरे भैया हमने क्या बोला कि जैसी अवाष्पशील विलय डालेंगे तो वाष्पदाब में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि पीएस जो होगा, विलयन का वाष्पदाब हमेशा कम होगा, किससे, पी नॉट से। अब यही आपसे पूछा जा सकता है कि कितना कम होगा, तो कितना कम होगा, घटा देंगे तो कम हो जाएगा। क्या नहीं समझ में आया कि अगर मान लें कि इसका था 100, इसका हो गया 80, तो ठीक है, तो इसका 80 कम है। हम लोग ठीक है, तो काहे कम है कि अब आप विलय डालने पे इसका विलायक का उड़ने की क्षमता को क्या कर देता है, पलायन होने की क्षमता को क्या कर देता है, घटा देता है। तो बताइए आप कि ये कितना कम हो गया, तो 100 में से घटा देंगे, तो 100 में से घटा देंगे, यानी पी नॉट में से ये 180, ढेर लोग समझेगा कि 100 और 80 कहां से आया, भैया माना है। अब इसका तो मानना पड़ेगा ना कुछ समझाने के लिए, तो हमने इसको माना है, लीजिए हम मिटा दिए। हाँ, तो अब क्या होगा बाबू, पी नॉट में से पीएस को घटा दो। पी नॉट में से पीएस को घटा दोगे तो ये क्या हो जाएगा बाबू, जल्दी बताइए। ये हो जाएगा वाष्प दाब में कमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाष्पदाब में कमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, वाष्पदाब में कमी हो जाएगा। यानी कि ये वाष्पदाब में कमी हो जाएगा। यानी कि हम लेक्चर 16 के बाद हमें आगे बात कर रहे हैं। अच्छे, अब ये जो वाष्पदाब में कमी होगा, ये पी नॉट माइनस पीएस, ये पी नॉट माइनस पीएस बट्टा में अगर हम पी नॉट से डिवाइड कर दें तो यही हो जाता है सापेक्षिक वाष्पदाब में कमी। सापेक्षिक वाष्पदाब में कमी ये किसके बराबर हो जाएगा, जल्दी बता दो बाबू, तो सापेक्षिक वाष्पदाब में कमी हो जाएगा। अब आप बताओ, सुनिए अब यहां पे ढंग से लो। आखिर सोचिए कितना कमी होगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सापेक्षिक वाष्पदाब में आपको सर बोल दिए कि वाष्पदाब में अवाष्पशील विलय डालेंगे तो वाष्पदाब में कमी हो जाएगा। कितना कमी हो जाएगा, आखिर ये कमी हो रहा है, सापेक्षिक वाष्पदाब में कमी हो रहा है, सर कितना कमी हो रहा है, तो बाबू रे इसके ये जो कमी जो होता है वो बराबर होता है किसका, तो x2 के बराबर होता है। यानी कि x2 क्या है बाबू, अब यहाँ पे फिर मुश्किल क्योंकि आपने तो पीछे क्लास पढ़ा ही नहीं है, और जब पढ़ेगा नहीं
तो कहां से समझ में आएगा बाबू? तो पीछे क्लास लिस्ट के लिए देखना पड़ेगा। X2 क्या है? तो X2 विलय का मोल अंश है। तो विलय का मोल अंश, फिर टेंशन हो गया हमको यहां पे कि मोल अंश क्या है सर? तो मोल अंश कैसे निकालते हैं? तो जिसे बाबू रे ये मोलों की संख्या से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है? तो मोल अंश मोलों की संख्या से निकाला जाता है। अब यहां पे देखिए क्या है, विलायक भी है और विलय भी है, दोनों है और यहां पे दोनों मिला हुआ है। तो जब दोनों मिला हुआ है तो दोनों का अपना अपना अंश होगा कि नहीं होगा? तभी ना विलियन बना बाबू। विलियन में दो चीज है, हम दो पार्टनर हैं, तो दोनों पार्टनर जो है उसमें मेरा कुछ अपना भागीदारी होगा, उस पार्टनर का मेरा अलग भागीदारी होगा। अब दोनों को मिला देंगे तो फुल भागीदारी हुआ। तो उसी तरह से विलय का अपना कुछ मोल अंश होगा, मोल होगा, विलय का अपना मोल होगा, और इन मोलों से हम लोग क्या करेंगे? मोल अंश निकाल लेंगे। तो X2 क्या है? तो विलय का मोल अंश है। ठीक है बाबू। अच्छा सुनो, अच्छा तो X1 क्या हो जाएगा ये बताइए? विलय का, सॉरी विलायक का मोल अंश होगा। विलायक का क्या हो जाएगा? मोल अंश होगा। अच्छा फिर एक बात करते हैं, फिर से एक बात करते हैं। तो देखिए यहां पे अगर बाय द वे देखिए यहां पे सुन लीजिए आप, यहां पे देखिए सर जी x तो बाबू x तो मोल अंश के लिए है, मोल अंश के लिए। सर 1 और 2 का मतलब देख ले बाबू, जहां 2 रहेगा विलय हो जाएगा, 1 रहेगा विलायक हो जाएगा। दिमाग में बैठा क्या? 2 बोले तो विलय, 1 बोले तो विलायक। अब बोलो उसी तरह से m क्या होता है? मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। n बोले तो क्या होगा? मोलों की संख्या। अच्छा ठीक है, तो मोलों की संख्या है बाबू, ठीक है। तो सर जी किसका मोलों की संख्या है? किसका मोलों की संख्या है? तो हम बोलेंगे यहां पे 2 लगा दे। तो हमने क्या बोला? 2 किसके लिए है? विलय के लिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा जल्दी बता दो? तो विलय के मोलों की संख्या हो जाएगा। अब अगर उसी तरह से आप बताओ n1 क्या हो जाएगा? जल्दी बता दो, क्या हो जाएगा? जल्दी बता दो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोल रहे हो। नहीं यार बोलते नहीं हो। तो विलायक का मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या। आप जहां बैठे हो वहीं बोलो, जोर से बोलो। यस, आप क्या करें? ये विलायक है, n2 क्या है? विलायक के मोलों की संख्या, n1 क्या है? विलायक का मोलों की संख्या। पहले आप इसको नोट कर ले। अब देखिए यहां पे क्या है, यहां पे सुनिए। अब देखिए यहां पे आपको हम बोल चुके हैं x2 क्या हो जाएगा बाबू? तो x2 क्या हो जाएगा? मोल अंश है, विलय का मोल अंश कैसे निकलता है? तो जिसका निकालना होता है उसका मोल ऊपर बटा कुल मोल। समझ में आया? जिसका निकालना होगा उसका मोल ऊपर बटा कुल मोल, यानी विलय तथा विलायक का दोनों का मोल का जोड़। अब बताइए, अब हमें यहां पे क्या निकला? P0 माइनस PS बट्टा में P0 क्या हो जाएगा? जल्दी बता दीजिए। बराबर N2 N1 प्लस N2। अब ये P0 माइनस PS बटा P0 है क्या चीज है? तो ये क्या है? वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन है, यानी सापेक्षिक कमी है। तो वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी है, तो आप बताओ यहां वाष्प दाब में जो सापेक्षिक कमी है वो बराबर किसका आया? N2 बाई N1 प्लस N2। अब आप हमको बताइए कि वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन किसके मोल अंश के बराबर है? तो विलय के मोल अंश के बराबर है। अब यहां पे थोड़ा समझिए, यहां पे समझिए।
मोल अंश जब ज्यादा होगा तो वास्तव में अपेक्षित अवनमन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि अगर यहाँ पे 10 मोल है तो अपेक्षित अवनमन कुछ भी होगा, मान ले 10 हो गया। अगर यहाँ पे 20 मोल है तो 20 मोल हो गया, 40 मोल है तो 40 मोल हो गया, क्योंकि ऊपर में अंश का मान बढ़ता जाएगा। जब अंश का मान बढ़ेगा तो भागफल भी तो बढ़ेगा। इसका मतलब कि अपेक्षित अवनमन किस पे निर्भर कर रहा है, किस पे निर्भर कर रहा है जल्दी बताइए। विलायक तो 10 का 10 है, हम विलय जैसे बुलाएंगे, जैसे विलय को बढ़ाते जाएंगे, विलय को बढ़ाते जाएंगे, वास्तव में अपेक्षित अवनमन भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मतलब नहीं समझ में आया सर, नहीं समझ में आया, फिर से समझाइए। देखिए यहाँ देखिए, अभी मान लीजिए ऐसा, ये विलय नहीं डाले हैं, विलय नहीं डाले हैं, अभी विलय मान लीजिए विलय का वास्तव 100 है, अभी हमने 2 मोल डाला तो इसका वास्तव हो गया 80, यानी 20 घट गया। तो अपेक्षित अवनमन कितना हो गया बाबू, 0.2 है कि नहीं। अब बताइए, अब सर जी 4 मोल डाल दिए, 4 मोल डालिए तो 60 हो गया। तो बताइए इस अपेक्षित अवनमन कितना हो जाएगा बाबू, 40, 0.4। क्या अपेक्षित अवनमन वृद्धि हो गया कि नहीं हो गया। सर 0.4 कैसे कर दिए, हम बोले बाबू रे क्या करना है कि शुद्ध वास्तव है 100, कितना हो गया विलन का वास्तव 60, ये विलन का वास्तव 100 है ना, है तो 100 से भागा देंगे तो 40/100 बराबर 0.4 नहीं हो जाएगा। इसका मतलब एक लाइन में कि जितना विलय का मोलों की संख्या बढ़ाएंगे उतना ही वास्तव में अपेक्षित अवनमन सापेक्षित अवनमन में वृद्धि होगा। तो इसका मतलब एक लाइन में हमको क्या समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया बाबू, ये बताइए क्या समझ में आया, ये बताइए क्या समझ में आया, पहले ये बताइए, जल्दी से बोलिए कि वास्तव में सापेक्षित अवनमन किस पे डिपेंड करता है, विलय के मोलों की संख्या पर। यानी विलय का जितना ही मोल बढ़ेगा उतना ही वास्तव में सापेक्षित कमी होगा, सापेक्षित अवनमन होगा, अवनमन माने कमी। तो इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं, और हम आपके पढ़ाए हैं कि जो भी गुणधर्म विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है उसे अणु संख्या गुणधर्म कहते हैं। किसे क्या कहते हैं जल्दी बता दीजिए। जो भी गुणधर्म विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है उसे अणु संख्या गुणधर्म कहते हैं। इसका मतलब बताइए वास्तव में सापेक्षिक अवनमन अणु संख्या गुणधर्म है या नहीं, क्वेश्चन आता है। बताइए क्वेश्चन आता है, क्या कहिएगा कि वास्तव में अच्छे सापेक्षिक अवनमन अणु संख्या गुणधर्म है, तो क्यों, तो बोलेंगे कि वास्तव में सापेक्षिक अवनमन विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है, अतः यह एक अणु संख्या गुणधर्म है। तो हम यहां बोलेंगे चूंकि वास्तव में सापेक्षिक अवनमन किस पर निर्भर करेगा, तो विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है जल्दी बता दीजिए बाबू, तो विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। अतः यह एक अणु संख्यक गुण धर्म है। यानी कि अणु संख्या गुणधर्म क्यों है, क्योंकि यह विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है, अतः यह अणु संख्या गुणधर्म है। तो बाबू आपको पूछा जा सकता है आपसे कि वास्तव में सापेक्षिक अवनमन बताइए अणु संख्या गुणधर्म है या नहीं है, तो बोलेंगे है। तो क्यों है, क्योंकि यह विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। तो आप एक काम करो, पहले से नोट कर लो।
अब देखिए आपसे सवाल पूछा जाएगा न्यूमेरिकल। अब यहां से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। अब यहां पे आपसे न्यूमेरिकल में ये पूछा जाएगा कि बताइए कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से, देखिए यहां पे अब सुनिए न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाएगा। ये बाबू विलायक है और ये हमने क्या किया, यहां पे विलय डाला और विलायक डाला, विलयन तो हो गया, वाष्प दाब में कमी भी हो जाएगा। तो वाष्प दाब में आपसे कमी हो जाए तो बोलेगा क्या, इस विलय का अणु द्रव्यमान कितना होगा, विलय का अणु द्रव्यमान कितना होगा, इसका गणना करेंगे। ठीक है, तो हम लोग करते हैं। तो हेडिंग दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए बताइए, वाष्प दाब के सापेक्षिक या आपेक्षिक जो भी बोलो अवनमन से विलय के अणु द्रव्यमान का गणना, हम लोग विलय के अणु द्रव्यमान का गणना करेंगे। विलय के अणु द्रव्यमान का गणना करें तो किससे करेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि विलय का अणु द्रव्यमान कितना होगा। तो भैया टेंशन क्या करने का, कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या करना है आप बताओ। हम लोग देखो क्या करना है, हम लोग वाष्प दाब के सापेक्षिक अवनमन से, वाष्प दाब के सापेक्षिक अवनमन से, देखिए बाबू हम लोग क्या जानते हैं, तो इसका क्या सूत्र है, तो पी नॉट। शुद्ध वाष्प दाब क्वेश्चन में दे देगा, टेंशन नहीं लेने का, ये दे देगा आपको, इसमें कोई टेंशन लेने का नहीं जरूरत, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये विलयन हो सकता है देगा या नहीं, तो हो सकता है कि आपको गणना करने के लिए बोलेगा। अच्छा, बटा पी नॉट बराबर हम N2 बाई N1 प्लस N2 अभी बात किए हैं 2 मिनट पहले। अच्छा ठीक बताइए N2 क्या है और N1 क्या है। तो N2 क्या है, यहां पे बात करते हैं, N2 क्या है बाबू, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या। N1 क्या है बाबू, विलायक के मोलों की संख्या। अच्छा ये N1 हो गया, N2 हो गया, 2 है, ये दो जैसा होना चाहिए, 2 है। 2 क्या है, विलय के मोलों की संख्या, 1 क्या है, विलायक के मोलों की संख्या। अच्छा उसी तरह से W2 क्या है, W तो समझते हो बाबू, W तो क्या समझते हो बाबू, जल्दी बता दो, W क्या समझते हो, जल्दी बताओ। W मैंने द्रव्यमान दिया गया, द्रव्यमान, और 2 किसके लिए है बाबू, तो हमने बोला 2 जब भी लेगा तो विलायक के लिए, तो बोलेंगे क्या चीज, सॉरी विलय के लिए, विलय का द्रव्यमान हो गया, ठीक है। अच्छे M2 क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए ना, जल्दी बोलिए। W द्रव्यमान हो गया तो M क्या होगा, अणु द्रव्यमान के लिए बोलेंगे, यही गणना करना है हमको। तो विलय का अणु द्रव्यमान, ठीक है। अच्छा अब बताओ यहां पे W1 क्या हो जाएगा, W1 क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताइए ना भाई। तो ये 1 किसके लिए, विलायक के लिए है, तो विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, ठीक है। अच्छा तो M1 क्या हो जाएगा बाबू, जल्दी बोलिए, जल्दी ना बोलिए ना, जल्दी बोलिए।
तो विलायक का अणु द्रव्यमान हो जाएगा। विलायक का क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए ना। विलायक का अणु द्रव्यमान आप क्या जानते हो, मोल कैसे निकालते हैं? तो मोल निकालने के लिए क्या तरीका है, जल्दी बताइए। N2 कैसे निकालेंगे, जल्दी बताइए। N2 कैसे निकालेंगे, जल्दी बोलो ना यार, बोलते नहीं हो तो बोलो जल्दी 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 बोलो। N2 कैसे निकालेंगे? तो जिसका निकालना है उसका द्रव्यमान अब बट्टा उसी का अणु द्रव्यमान हो तो गया। अच्छा N1 कैसे निकालेंगे, बोलो जल्दी से बोलो। N1 कैसे निकालेंगे, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो ना यार। W1/M1 हो गया कि नहीं हो गया? अब ये आप क्या जानते हो, अब यहाँ पे इसी सूत्र में, ये सूत्र में अक्षितिज अवलंबन में ये N2 और M1 का मान रख दो। तो पहले आप इसको नोट करो जल्दी से। अब देखिए क्या होगा, अभी इस N2 और N1 का मान तो यहाँ पे रख दो, इसको मिटा दिया जाए, क्या दिक्कत है? तो आपने नोट कर ही लिया है। अब बोले क्या करेंगे, जल्दी बताओ। P0 माइनस PS बट्टा में P0 अब बोलो बराबर क्या हो जाएगा, N2 के बदले हम क्या लिखेंगे, जल्दी बताइए। N2 के बदले क्या लिखेंगे, W2/M2 बड़का बट्टा। अब बोलिए N1 के बदले क्या लिखेंगे, जल्दी बोलो ना यार, जल्दी बोलते नहीं हो तो बोलो W1/M1 प्लस W2/M2। अब भैया यही तो समीकरण हो गया, यानी कि आप पीछे का लिख ही चुके हो। यानी इस समीकरण के द्वारा इस समीकरण के द्वारा सांद्र विलयन में विलय का अणु द्रव्यमान का गणना किया जा सकता है। यानी कि इस समीकरण के द्वारा सांद्र विलयन में विलय का अणु द्रव्यमान का गणना किया जा सकता है। लेकिन टेंशन हो गया, ये किसके लिए है, तो सांद्र विलयन के लिए है। यानी कि जब आपका विलय बहुत ज्यादा रहेगा तब होगा। फिर टेंशन सर अगर पंचुछुर विलयन रहा तो पंचुछुर विलयन का मतलब कि पानी बहुत ज्यादा रहेगा रे बाबू, यानी विलायक बहुत ज्यादा रहेगा और विलय क्या होगा, बहुत कम रहेगा, तो पंचुछुर नहीं हो गया। पानी ज्यादा ले लो और चीनी थोड़ी कम ले लो। जब चीनी कम ले लो तो पानी पियो, शरबत पियो तो पंचुछुराइन लगेगा क्या बाबू? तो जब पंचुछुराइन लगेगा तो बोलेगा वैसे विलयन का आप अणु द्रव्यमान गणना कर ले। तो भैया बताइए कि जब पंचुछुर विलयन रहेगा तो विलय बहुत कम रहेगा, दिमाग में बैठाना है। पंचुछुर विलयन रहेगा तो विलय क्या होगा, बहुत कम रहेगा। हाँ, तो जब विलय बहुत कम रहेगा तो उस समय में हम लोग क्या करेंगे कि विलय के मोलों की संख्या को नगण्य मान लेंगे। अब देखिए इस अगर सांद्र विलयन है तो इसको निकालना बड़ा मुश्किल होगा, ये खाली जानने भर का है, इसका उपयोग कभी नहीं करेंगे सर। क्यों कि देखिए यहाँ भी M2 और नीचे में भी M2 है, बुखार लग जाएगा 110 डिग्री C जब इसका न्यूमेरिकल बनाने जाओगे। मान ले सब दे दिया, P0 भी दे दिया, PS भी P0 भी दे दिया, W2 भी दे दिया, ये दोनों भी दे दिया, ये भी दे दिया, लेकिन M2 अगर निकालने जाओ तो बुखार लग जाएगा 110 डिग्री C। एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तो गणना करते रह जाओगे, तो एकदम हालत खराब हो जाएगा। तो जब हालत खराब हो जाएगा तो क्या करेंगे सर, तो उसके लिए अगर बाय द वे हम थोड़ा सा यहाँ पे एक बात कर लेते हैं कि यदि अगर तनु विलयन दे दे, क्वेश्चन में अगर तनु विलयन दे दे तो विलय को नगण्य मान लेंगे, यानी हमारा खाली पानी रहेगा। तो विलय में तो बाबू रे यहां पे ध्यान रहे, तनु विलयन की स्थिति में
तनु विलयन मैंने समझ में आया। तनु विलयन किसको बोलेंगे? तनु विलयन का मतलब पानी डाल दो तो चिनिया तो कम में रहेगा, पनिया ज्यादा रहेगा, पंचुराई लगेगा। तो तनु विलयन के स्थिति में N2 को यानी विलय के मूल्य N2 को नगण्य माना जा सकता है, माना जा सकता है। N2 को क्या कर सकते हो जल्दी बता दो बाबू? नगण्य मान सकते हो। लेकिन कब? जब आपका तनु विलयन रहेगा तब इस चीज को ध्यान रखिए। जब भी तनु विलयन रहेगा तो उसको नगण्य मान लेंगे। यानी कि अगर हम मान लो कि P नोट माना यही है, वाष्प दाब के सापेक्षिक अवनमन से, यही ना सूत्र है बाबू। P नोट माइनस PS बट्टा में P नोट बराबर क्या हो जाएगा? N2 बाई N1 प्लस N2, N1 प्लस N2 हो सकता है। तो हो सकता है N1 प्लस N2 हो सकता है। तो देखिए यहां पे क्या होगा, यहां पे N1 प्लस N2 हो सकता है। अब देखिए यहां पे क्या होगा, P नोट माइनस PS बटा में P नोट N2 N1 माइनस N2 होगा। तो अब बताओ यहाँ पे क्या करेंगे? आप ही लोग बताओ, आप लोग बताओ कि यदि तनु विलयन, यदि विलयन तनु हो तो N2 को नगण्य माना जा सकता है। यानी N2 को क्या माना जा सकता है? नगण्य माना जा सकता है। यानी N2 को नगण्य कब मानोगे? जब तनु रहेगा तब। तो तनु नगण्य तो दोनों जगह N2, यहाँ पे भी N2 यहाँ पे भी N2। तो बार बार बोल रहे हैं कि बाबू नगण्य तभी मानेंगे जब जोड़ रहेगा तब या घटाव रहेगा तब। भागा में और गुना में नगण्य मत मानना, कभी भी नहीं। भाग और गुना में नगण्य नहीं माना जा सकता है। मान कब तभी उसको नगण्य मानेंगे, कितना हो मान कम हो, नगण्य तभी मानेंगे जब वो जोड़ में हो और घटाव में हो तब। तो इसका मतलब ये हो जाएगा P नॉट माइनस PS बटा P नॉट बराबर क्या हो जाएगा? N2 बाई N1, N2 बाई N1। पहले आप इसे नोट कर लो। अब देखो यहां पे क्या होगा, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे। अब देखो यहां पे क्या करेंगे, बस ये हम आपको मिटाना नहीं चाह रहे, इससे हम बात करेंगे। देखिए यहां पे P नोट माइनस PS बटा में P नोट, N2 का क्या करेंगे? W2 बाई M2 W1 बाई M1। हाँ, तो अब इसको हम क्या करेंगे, जो बड़ा बट्टा है तो गुना में बदलेंगे, ये वाला क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? P नॉट माइनस PS अब बट्टा में P नॉट बराबर क्या हो जाएगा? W2 बाई M2 N2 M1 बाई, चूंकि ये पलट जाती है नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, M1 बाई W1। यानी कि इस सूत्र के द्वारा तनु विलयन में अणु द्रव्यमान का, यानी तनु विलयन में विलय का अणु द्रव्यमान, विलय का अणु द्रव्यमान का गणना किया जा सकता है। यानी कि इस सूत्र के द्वारा तनु विलयन में विलय के अणु द्रव्यमान का गणना किया जा सकता है। विलय के
अणु द्रव्यमान का गणना किया जा सकता है। यानी दिमाग में बिठा लीजिए कि ये विलायक के अणु द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं इस सूत्र के द्वारा। आप समझिए, फिर देखिए यहां पे, देखिए इस सूत्र के द्वारा कब यूज करेंगे, इस सूत्र का प्रयोग कब करेंगे, जब विलयन सांद्र हो तब। इस सूत्र का प्रयोग कब करेंगे, जब विलयन तनु हो तब। यानी कि कहीं इसमें N2 को नगण्य नहीं किया है और यहाँ पे N2 को नगण्य किया है। सर टेंशन हो गया, सर क्वेश्चन में नहीं पता चले तब क्वेश्चन में अगर नहीं पता चले तब कि सर जी ये तनु विलयन में लगाएंगे, N2 को नगण्य करेंगे कि N2 को नगण्य नहीं करेंगे, इस सूत्र का प्रयोग करना है कि इस सूत्र का प्रयोग करना है, नहीं पता चलेगा सर क्वेश्चन में, तब क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे बाबू रे टेंशन हो गया। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा कि जब ये सूत्र का चाहे इस सूत्र का प्रयोग नहीं पता चले कि सांद्र विलयन करें और इसको तो करो तो इसे तो बुखार लगना ही लगना है, इसमें तो आसानी से बनेगा, लेकिन अगर नहीं प्रयोग सांद्र विलयन रहेगा, अगर इसको आप प्रयोग कर दीजिएगा तो गलत होने का चांस 100% है। तो सर क्या किया जाए, हम बोले तो बाबू रे रास्ता तो निकालना पड़ेगा हम लोग को। अब रास्ता क्या निकाला जाए, तो इन्हीं दोनों में से एक रास्ता निकाला जाए। अब ऐसा रास्ता निकाला जाए जो हर तरह के विलयन में काम करे, चाहे वो सांद्र विलयन हो चाहे वो तनु विलयन हो, बस। यानी कि एक तरह का रेडीमेड फार्मूला यूज किया जाए। एक रेडीमेड फार्मूला का हम लोग प्रयोग करेंगे और उस रेडीमेड फार्मूला का प्रयोग करने से आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो सांद्र विलयन के लिए है या तनु विलयन, चाहे कोनो विलयन हो, आप ध्यान से उस सूत्र का प्रयोग करो तो हम लोग समझ लिया जाए उस सूत्र कौन सा है। तो हम लोग यहाँ पे अब इसको आप इसे नोट कर लो। अब देखिए यहां पे क्या है, यानी कि इस सूत्र में ही डालेंगे, यानी कि विलय के अणु द्रव्यमान के विलय के अणु द्रव्यमान के लिए रेडीमेड सूत्र, यानी कि अब एक तरह का रेडीमेड सूत्र कर लिया जाए कि एकदम पूरा बना बनाया है, आप यूज कीजिए और उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, बस सिंपल सा चीज है, एकदम टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अब जैसे देखिए क्या है, हमारा सूत्र क्या है, P नॉट माइनस पी एस बटा में P नॉट बराबर N2 प्लस N2। हम सबसे पहले बाबू इसको पलट दें, इसको क्या करें हम लोग पलट दें। तो पलटेंगे कैसे, तो ये P नॉट ऊपर चल जाएगा बटा में P नॉट माइनस पी एस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा N2 प्लस N1 भी कर सकते हो, क्या दिक्कत है यार। अब बटा में N2 कर लो। अब बताइए आपको हम क्या करेंगे कि ये P नॉट बटा में P नॉट माइनस पी एस बराबर क्या हो जाएगा, आप ही बताओ 1 प्लस N1 बाई N2 होगा कि नहीं होगा, बोलो ना बाबा जल्दी। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बाबू, अब हम एलसीएम यहाँ पे N2 ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा N2 प्लस N1 हो नहीं गया, वही चीज हुआ है। तो आप इसके लिए टेंशन क्या लेते हो आप, तो आप बोलिए अब हम क्या करेंगे, ये 1 को बराबर किस पार ले जाए, तो बराबर किस पार ले जाओगे तो क्या होगा, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बोलो ना बाबू। P नॉट माइनस पी एस माइनस 1 हो जाएगा, प्लस हो इस बार माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा N1 बाई N2 होगा कि नहीं होगा। अब बोलो जल्दी 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 बोलो जल्दी ना, ये क्या होगा P नॉट माइनस पी एस क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेगा इसको, जब एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे P नॉट माइनस पी एस हो जाएगा, एलसीएम ले लिया बाबू हमने, ये P नॉट का P नॉट अब ये माइनस हो जाएगा, अब माइनस कुछ 1 से गुना हो जाते यही आ जाएगा P नॉट माइनस पी एस बराबर क्या हो जाएगा N1 बाई N2। अब बोलो रे बाबू क्या हो गया, जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए, आप क्या होगा, ये P नॉट माइनस P नॉट प्लस पी एस हुआ कि माइनस हो जाएगा, लेकिन माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, आइए क्या हो जाएगा P नॉट माइनस पी एस बराबर N1 बाई N2। अब बोलिए ये तो सन्नाटा में गया, ये सन्नाटा में चला गया, तो बचा क्या चीज हमारा PS P नॉट माइनस पी एस बराबर क्या हो जाएगा N1 बाई
N2। अब देखिए हम इसी चीज को हम इधर लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, PS। अब हम इसको क्या करें, अब इसको हम पलट दें, तो पलट दें तो क्या हो जाएगा P0 माइनस PS, अब बटा में क्या हो जाएगा PS बराबर N2 बाई N1। होगा या नहीं होगा ये बताइए ना, होगा ना बाबू। अब बोलो आप क्या होगा यहाँ पे P0 PS बटा P0 बराबर क्या होगा, ये N2 के बदले W2 बाई M2, और इसके बदले क्या करेंगे जल्दी बता दो बाबू, W1 बाई M1। अब बोलिए क्या हो जाएगा जब हम इसको बड़ा गुना को फिर से बदलेंगे तो क्या होगा, आप बोलिए। अब बोलिए क्या हो जाएगा P0 माइनस PS बटा में PS बराबर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, W2 बाई M2 गुने M1 बाई W1। ये हुआ फॉर्मूला हमारा, और ये फॉर्मूला रेडीमेड फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला हमें नहीं मिटाया है तनु विलयन के लिए, ये तनु विलयन के लिए और ये रेडीमेड सूत्र है, यानी कि सांद्र के लिए भी लगेगा और तनु के लिए लगेगा। अब यहाँ पे देखिए इसमें अंतर क्या है, W2 वही है, M2 वही है, M1 वही है, W1 वही है, P0 वही है, PS वही है, लेकिन यहाँ पे नीचे में खाली P0 है और यहाँ पे क्या हो गया PS। बस दोनों में अंतर बाबू यहीं पे है, यहीं पे ध्यान रखना है। अगर P0 कर दोगे तो केवल तनु विलयन, अब PS कर दोगे तो तनु विलयन के साथ साथ सांद्र विलयन में भी ये सूत्र का प्रयोग कर जाएगा। तो यानी कि हम इस सूत्र का प्रयोग जनरली नहीं करेंगे, हम हमेशा इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, यानी कि अब इस सूत्र का बेटा का खेला खत्म, खेला समाप्त। अब हम क्या करेंगे जल्दी बताइए, इस सूत्र के द्वारा तनु विलयन के साथ सांद्र विलयन का भी सांद्र विलयन में भी विलय का अणु द्रव्यमान का गणना किया जा सकता है। यानी इस सूत्र के द्वारा विलय का भी अणु द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं, और विलय का अणु द्रव्यमान गणना करेंगे चाहे वो तनु विलयन हो या सांद्र विलयन हो, उससे मतलब नहीं है। ये तनु विलयन का भी वही बात होगा और सांद्र विलयन का भी वही बात होगा। तनु विलयन और सांद्र विलयन के लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम तो समझेंगे बाबू। आप लोग इस पे न्यूमेरिकल बनाने के लिए आप लोग इसको बार बार पढ़िए, बार बार पढ़ने के बाद इसको बार बार आप देखिए, बार बार देखने के बाद अब हम समझेंगे कि आप इस पे न्यूमेरिकल बनाने में अब आप सक्षम हो जाओगे। ठीक है, अगले लेक्चर में हम इसके आधारित हम लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और पहले आप इसे नोट कर लो।